अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अम्मी ने घर के करीब एक तालीमी इदारा खोल रखा था। वो तमाम दिन उस इदारे में मसरूफ़ रहती थीं और अब्बू बिजनेस करते थे। सुबह के गए रात को आते। भाई फहद उन दिनों लंदन आला तालीम के लिए गए हुए थे। तभी सायरा उदास रहती थी। वो मेरी फूफी ज़ात थी। गरचे इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था, लेकिन इस अमर का इल्म सभी को था कि दादी अपनी ज़िंदगी में फहद और सायरा की मंगनी कर गई थी। तभी जब वो अकेली होती, भाई उसे सायरा की बजाय मंगेतर कहकर बुलाते। वो बहुत गुस्से होती, कहती, देखो फहद, आइंदा मुझे यूं मत बुलाना, बल्कि मेरे नाम से पुकारना। मंगेतर कहकर इसलिए बुलाता हूँ कि कहीं तुम इस बात को भूल ना जाओ। भाई की ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम के लिए लंदन जाएं, सो चले गए। तभी से सायरा खोई खोई सी रहने लगी। वो हमारे घर आती तो इधर उधर देखती रहती। तब मैं पूछती, सायरा क्या हुआ है, तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है क्या? इस पर वो और उदास हो जाती, लेकिन कभी भी मेरे इस सवाल का जवाब ना दे पाती। एक बार फहद भाई छुट्टियों में चंद दिन के लिए लंदन से आए, लेकिन फूफी वाले उसे लेने एयरपोर्ट ना आए। भला फिर सायरा कैसे आती? जहाज़ से उतरते ही भाई की निगाहें उसे तलाश करने लगीं। वो इधर उधर देखने लगा। तभी अम्मी ने पूछा, बेटा फहद क्या हुआ है? क्या कोई चीज़ गुम गई है जिसको तलाश कर रहे हो? इस पर अफसुर्दा होकर उसने नज़रें झुका लीं। 2 दिन बाद सायरा अपनी बड़ी बहन अमारा के साथ आई। बाजी अमारा शादीशुदा थी। वो भाई से मिलकर अपने घर लौट गईं, लेकिन सायरा को अम्मी ने जाने ना दिया। बोली, इतने दिन बाद आई हो और अभी जा रही हो, 2-4 दिन हमारे पास रहो, तुम्हारे बाद मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। सायरा हमारे घर रह गई। मैं कॉलेज चली जाती और अम्मी अपने इदारे। घर में फहद और सायरा रह जाते थे। अब वो सायरा को मंगेतर नहीं कहता था, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और भाई सोचता था कहीं ये बुरा ना मान जाए। उन्हीं दिनों हमारा एक कज़न फ़ाखिर हमारे घर आया। वो सायरा की छोटी बहन इमराना को पसंद करता था। उसने अपने दिल की बात फहद से कह दी, तो भैया ने भी अपने दिल की बात उससे कह दी। बस यहाँ से ही उनकी ज़िंदगी में बर्बादी का आगाज़ हुआ। असर भी हमारा कज़न था। वो सायरा का बड़ा भाई था और फहद से उसकी बहुत बनती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन असद ने भाई से पूछा, फहद तुम तो लंदन में होते हो, किसी से प्यार करते हो? किसी से भी नहीं, भाई ने जवाब दिया। जाहिर है वो सायरा का नाम कैसे लेता? भला कोई भाई ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बहन से कोई प्यार करे? यूँ सायरा को भी अपने भाई का ख्याल था। वो उसकी गैर मौजूदगी में भी हमारे घर रहती तो बहुत रख रखाव से रहती थी। जानबूझकर फहद से दूर दूर रहती और कोई प्यार वाली बात नहीं करती थी। बस हर वक्त लड़ाई वाले तेवर बनाए रखती। भाई उसकी लड़ाई को प्यार ही समझता था। वो हफ्ते में 2-3 बार कोई न कोई बहाना बना करके फूफो के घर चला जाता। तब सायरा बिना कोई गुस्से से कहती, फहद तुम रोज़ रोज़ क्यों हमारे घर आ जाते हो, जबकि तुम मुझे बहुत ही बुरे लगते हो? वो जवाब देता, अच्छा तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। इस बात पर भी उसको गुस्सा आ जाता और फूफी उसको डांटती, सायरा खबरदार जो तुमने मेरे भतीजे को कुछ कहा, वो तो चंद दिनों के लिए पाकिस्तान में आया है, क्या घर आए मेहमान को ऐसे कहते हैं? भाई खुश हो जाता, उसको चढ़ाता कि मैं बड़ा तुमसे मिलने आता हूँ, मुझे तो फूफो की याद आती है इसलिए आ जाता हूँ, वरना कभी ना आता। इस किस्म की लड़ाई के बाद जितनी देर भी वहाँ वो रहता, सायरा उससे नाराज़ सी रहती। लेकिन जो ही वो जाने की तैयारी करता, वो माफ़ी मांगने लगती। कहती, मुझे मालूम है तुम मेरी बातों से खफा हो गए हो। अच्छा चलो अब नहीं कहूँगी, मान जाओ, मत जाओ अभी। उन दिनों दोनों की बातें इस कदर मासूम थी कि क्या बताऊँ। भाई की मजाक करने की आदत थी। वो उसको तंग करने को कहता कि आज मुझे फ़लाँ लड़की ने कहा है तुम मुझे अच्छे लगते हो। इस पर वो कहती, तो जाओ उस लड़की के पास, यहाँ क्यों आए हो? वो इतनी मासूम थी कि कभी कभी मंगेतर को फहद भाई बुलाने लगती। तब भाई को गुस्सा आ जाता। वो कहता कि देखो तुम मुझे भाई ना बुलाया करो। मैं तुम्हें भाई क्यों ना बुलाऊं? भाई ना बुलाऊं तो क्या दादा कहूं? तुम मेरे कज़न हो और कज़न भी भाई ही होते हैं। वो तड़ाक से जवाब देती। तब फूफो उसको डांट देती कि तुम फहद से बहस मत किया करो। वो बेचारी शर्मिंदा हो जाती। ताहम वो अक्सर लड़कियों वाले सवाल भी उससे करती, मसलन फहद कब कर रहे हो तुम शादी? वो भी पैदा ही नहीं हुई। फहद हंसकर जवाब देता, मजाक मत करो,
जल्दी से तुम शादी करो और मुझे अपनी शादी पर 2-4 जोड़े कपड़े खरीद कर देना, वरना मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी। 3-4 की क्या बात है, 300-400 भी कहोगी तो खरीद दूंगा। इस बात पर वो फिर नाराज़ हो जाती तो फहद मिन्नत करने लगता, सुनो सायरा, तुम्हारे बगैर मेरी शादी हो ही नहीं सकती। वो खुश हो जाती मगर समझ ना पाती कि फहद क्या कह रहा है। एक दिन फाखिर आया और कहने लगा, फहद, तुम सायरा को आजमाओ तो सही, ये ना हो कि तुम उसको मंगेतर समझ कर चाहते रहो और वो किसी और को मन में बसा ले। मेरा भाई दोस्त की बातों में आ गया। एक दिन जब वो हमारे घर आई हुई थी, फहद ने एक ख़त उसे देकर कहा कि सामने वाले घर में जो लड़की नौरीन रहती है उसको ये ख़त दे देना और कहना कि कोई बहाना करके हमारे घर आ जाओ। वो पहले तो हैरान होकर फहद को देखने लगी, फिर पूछा, क्या सचमुच दे आऊँ? तब वो बोला, हाँ हाँ सचमुच दे आओ, मैं वाकई में कह रहा हूँ, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। सायरा का दिल मुरझा गया। उसे एहसास हुआ वो खो सी गई और उसकी आंखें भर आईं। तभी वो मुंह दूसरी तरफ फेर कर भाग गई। हालांकि फहद उस रोज से कबल नौरीन को जानता तक न था, बस नाम सुना था। लेकिन जब सायरा ने जाकर उसे खत दिया तो नौरीन बहुत खुश हुई। शायद वो मेरे भाई को अपने घर की खिड़की से चुपके चुपके देखा करती थी और वो इस बात को फाखिर ने नोट कर लिया था। वो फौरन उसके साथ घर आ गई। सायरा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर नौकर से कहा कि फहद से कहो नौरीन आ गई है। अब तो फहद बुरी तरह फंस गया। बहरहाल उसने नौरीन को किसी तरह टाल दिया, क्योंकि उसने तो मजाक किया था, नहीं जानता था कि वो दौड़ी हुई आ ही जाएगी। भाई के रखाई से बात करने पर नौरीन को शर्मिंदगी पहले महसूस हुई और वो खफा सी वापस चली गई। लेकिन सायरा ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। अम्मी स्कूल से आई तो नौकर ने बताया कि पड़ोसन लड़की आई थी। उन्होंने पूछा, फहद बेटे, नौरीन क्यों आई थी? क्या तुमने बुलाया था? सायरा की वाकिफ है, शायद उससे मिलने आई होगी। भाई ने उल्टा बात सायरा पर डाल दी। अम्मी ने मजीद ध्यान न दिया और मुलाजिम से कहा, खाना लगाओ, और मुझे कहा कि सायरा से कहो खाना खा ले। वो खाना खाने ना आई। तभी भाई को एहसास हुआ। वो उसके कमरे में गया, देखा सायरा रो रही है। बजाय अफसोस के फहद को मुसर्रत का एहसास हुआ। ये इस बात का सबूत था कि वो मोहब्बत के जज्बों को समझने लगी थी। अब वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा मजाक ना करूँगा। अब चलो उठो, खाना खा लो, अम्मी बुला रही हैं। वो किसी सूरत मान न रही थी। फहद ने लाख कहा, माफ़ कर दो, मजाक को मजाक समझो, तुम तो वाकई संजीदा हो गई। देखो, क्या तुम मुझे इतना बुरा लड़का समझती हो कि मैं गैर लड़कियों के पीछे भागता फिरूंगा? मगर वो तो आज गुस्से में बिफरी हुई थी। बोली, मेरी बला से बस तुम चुप ही रहो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे कल भी तुमसे नफरत थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मैं प्यार करने वालों को पागल समझती हूँ और मुझे पागल बनने का कोई शौक नहीं है। फहद उसे मनाता रहा और बड़ी मुश्किल से खाने की मेज़ तक लाया, क्योंकि अम्मी खाने पर इंतज़ार कर रही थीं और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अम्मी ने उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मामला भांप लिया। मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है सायरा क्यों रोई है? नहीं अम्मी, मैंने जवाब दिया। तब वो फहद से मुखातिब हुई कि कहीं तुमने तो कोई बात नहीं कह दी। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? क्योंकि मैं अब फौरन तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अम्मी की बात सुनकर भाई खाना खाते खाते हंस पड़ा। बोला, हाँ अम्मी, एक है तो पागल लड़की, लेकिन वो तो मुझे ही पागल समझती है। अम्मी ने पूछा, तुम अपनी किसी फूफी की बेटी की जानिब तो इशारा नहीं कर रहे? मैं इतनी जल्दी सब कुछ आपको नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। अम्मी ने तभी सायरा की जानिब देखा। वो सर झुकाए सारी बात सुनती रही और कुछ दिन हमारे घर उदास उदास सी रहकर चली गई। एक दिन अम्मी के सर में अचानक दर्द हुआ। दर्द इतना शदीद था कि वो बेहोश हो गई। फहद घर पर ना था, वो वाले साहब की तरफ गया हुआ था। मुलाजमा ने ऑफिस फ़ोन करके उनको बुलाया। फहद फौरन घर आ गया और अम्मी को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप हुआ तो पता चला कि दिमाग का कैंसर है और बात काफ़ी आगे जा चुकी थी। लिहाजा डॉक्टर ने बता दिया कि वक्त बहुत गुजर चुका है, बेहतर है अब इनको खुश रखें और जितने दिन की ज़िंदगी है ये हंसी खुशी पूरी कर लें। अब्बू चाहते थे कि अम्मी को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाएं, मगर डॉक्टर ने कहा इनकी ज़िंदगी सिर्फ 1 या 1.5 माह बाकी है, बेहतर है अब इनको कहीं ना लेकर जाएं। डॉक्टर ने ठीक बताया था। अम्मी जान 1 माह बाद फौत हो गई।
ہم بہن بھائی ان کے بغیر ادھورے ہو گئے، کیونکہ وہ نہ صرف ہماری ماں تھیں بلکہ بہترین دوست بھی تھیں۔ امی کی وفات کے 40 سال بعد والد صاحب نے میری شادی کا فریضہ ادا کر دیا تاکہ فہد بھائی میری شادی میں شامل ہو سکیں۔ میری رخصتی ہو جانے کے بعد وہ بہت اداس اور اکیلا ہو گیا۔ اسی دوران سائرہ کی چھوٹی بہن کی بھی منگنی ہو گئی۔ جب فاخر کو پتہ چلا تو اس نے والدین کو پھپھو کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ پہلے تم کہاں تھے؟ اب جب کہ ہم نے بیٹی کی منگنی کر دی ہے، رشتہ لینے آ گئے ہو۔ اب دیر ہو چکی ہے، منگنی کر کے توڑی نہیں جا سکتی۔ پہلے آپ لوگ آ جاتے تو ہم ضرور رشتہ آپ لوگوں کو دیتے، مگر اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر فاخر کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بے حد غصے میں فہد بھائی کے پاس آیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ لڑکی والوں کی بات ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی ہے، اب تم کو کیسے رشتہ مل سکتا ہے؟ جب سائرہ کا رشتہ تم کو مل سکتا ہے تو مجھ کو عمرانہ کا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بھی تو پھپھو کا رشتہ دار ہوں۔ میری بات چیت تو اس وقت بزرگوں نے طے کر دی تھی جب ہم ابھی بچے تھے، اس وجہ سے میرا رشتہ پکا ہے۔ اب تم صبر کرو، سوائے صبر چارہ نہیں۔ بھائی نے تو یہ بات سادہ لوہی میں کہی تھی، لیکن فاخر کے دل کو تیر بن کر لگی۔ اس نے فہد سے بے حد حسد محسوس کیا۔ وہ جل بھن کر بولا، میں تو دوست سمجھ کر آیا تھا اور تم مجھ کو صبر کا راستہ دکھا رہے ہو۔ تمہاری سائرہ سے شادی نہ ہو پھر میں دیکھوں گا تمہیں کیسے صبر آتا ہے۔ فہد اس کے بگڑے تیور دیکھ کر بھانپ گیا کہ فاخر کو اس کی بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ شاید وہ اس کے پاس اس لیے آیا تھا کہ دوست اس کی کوئی چارہ جوئی کرے گا، الٹا یہاں صبر کا بھاشن سننے کو مل گیا تھا۔ فاخر دل کا اتنا کھوٹا نکلے گا، فہد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی سی بات کا ایسا انتقام لے گا کہ زندگی کی خوشیوں کے لیے ترسنا پڑ جائے گا۔ فاخر نے گھر جا کر اسد کو خط لکھ دیا کہ فہد تمہاری بہن کے ساتھ محبت کے ڈرامے رچاتا ہے اور دوسری طرف پڑوس کی لڑکی کو محبت نامے لکھتا ہے۔ یہ دو لڑکیوں کو ایک ساتھ بے وقوف بنا رہا ہے۔ تم اپنی بہن کو سنبھالو ورنہ خاندان بھر میں آپ لوگوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرا یقین نہیں تو نورین کو فون کر کے خود اس سے پوچھ لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی بہن کو فہد کے گھر مت جانے دیا کرو۔ بھائی کا زور تو یہاں تک تھا، جب گھر میں ماں نہ رہی تو ان حالات کو کون سنبھالتا؟ جانے فاخر نے کیسی باتیں اسد کو کہیں کہ اسد سمیت اس کے گھر والے فہد سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد فاخر بھی سامنے نہ آیا۔ فہد اب پھپھو کے گھر جاتا تو وہ لوگ رکھائی سے ملتے، یہاں تک کہ اسد بھی بھائی سے بات نہ کرتا۔ وہ اس سے دور دور رہنے لگا۔ خدا جانے فاخر نے کیا کیا۔ سائرہ نے صرف اسی قدر بتایا کہ اسد بھائی امی ابو سے کہتے ہیں فہد لندن سے آیا ہے اور وہاں اس کی سوسائٹی بہت غلط ہے، یہ دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی رکھتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، ویسے ہی ہماری بہن کو بھی دھوکہ دے گا۔ اس نے ہمسائے کی لڑکی کو بھی خطوط لکھے ہیں اور اسے خفیہ دوستی کی ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن سے شادی کر بھی لی تو جلد اسے چھوڑ جائے گا، اس کو رشتہ نہیں دینا۔ میری دوسری پھپھو جو اپنی بیٹی کا رشتہ فہد کو دینے کی آرزو مند تھیں، انہوں نے بھی فاخر کے کہنے میں آ کر بڑی پھپھو کو بھڑکایا کہ یہ پڑوس کی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے، پاکستان کو بھی اس نے لندن سمجھ رکھا ہے۔ پھپھو نے پھر بھی تصدیق کی۔ وہ نورین کے گھر گئیں اور بہت پیار اور التجا سے پوچھا گیا، فہد نے تم کو خط لکھا تھا؟ وہ بولی ہاں، خط لکھا اور مجھے اپنے گھر ملاقات کے لیے بلایا بھی تھا۔ یہ سچ بات ہے، آپ کہیں تو یہ بات میں فہد کے سامنے کروں گی۔ پھپھو کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ فہد بہت پریشان تھا۔ وہ چھوٹی پھپھو کے پاس گیا جو فاخر کی چچی لگتی تھی، ان سے منت کی کہ بڑی پھپھو کو سمجھائیے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو باتیں وہ سن رہی ہیں سچ نہیں ہیں۔ میری ماں تو مر گئی ہے، آپ بھی میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے خاندان سے جدا نہ کریں۔ وہ کہنے لگی کہ تم میری بیٹی صوبیہ سے شادی کر لو، میں تم کو پھر سے خاندان میں شامل کروا دوں گی۔ بھائی کو صوبیہ قبول نہ تھی، لہٰذا وہ خاندان بھر کے لیے اجنبی بن گیا۔ سائرہ سے رشتہ ٹوٹا تو فہد کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا من کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ گھر میں والدہ نہیں تھیں اور باہر کی دنیا میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ والد صاحب اس کو مری لے گئے تاکہ اس کی صحت بحال ہو اور دل کسی بات میں لگے۔ ابھی یہ مری میں تھے کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی اطلاع پہنچی۔ میں اپنے خاوند کے ہمراہ دیوانہ وار پہنچی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو کی وفات پر خاندان والے نہیں آئے تھے، صرف سائرہ، اس کی باجی اور پھپھو آئی تھیں۔ وہ صبح آئیں اور شام تک رہ کر چلی گئیں۔
2-4 दिन बाद सब से छुप कर सायरा दोबारा हमारे घर आई, मेरे गले लगकर खूब रोई और अब्बू और अम्मी को याद करती थी और रोती थी। उसकी ये हमदर्दी हमारे दिलों में घर कर गई। काफ़ी देर हम दोनों अब्बू मरहूम की बातें करती रहीं। मैंने सायरा से कहा, मैं तो चंद दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी और फहद अकेला रह जाएगा। अब उसे हर हाल लंदन भी जाना है, तालीमी नया साल शुरू होने वाला है। तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है? तभी वो बोली, मैं तो समझती थी कि बुजुर्गों की राय हमारे बारे एक कर देने की है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी अम्मी फौत ना होती तो ऐसा ना होता, लेकिन अब तो रिश्तेदारों को मौका मिल गया है। लेकिन उसने तो तुम्हारे सिवा किसी का ख्याल तक दिल में नहीं रखा। आपी, अब तो हम दोनों घरानों को खानदान वाले उम्र भर मिलने नहीं देंगे। लिहाजा काफ़ी सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हमें खानदान वालों को इस मामले से दूर रखना पड़ेगा। मैंने शादी की तो फहद से ही करूंगी। उसे कहिए मेरा इंतज़ार करे, मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लूँ। मैंने सायरा की कही बातें फहद को बता दी। वो लंदन चला गया। 2 साल बाद वापस लौटा। सायरा भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी। मैं एक रोज़ उससे मिलने चली गई। खुशकिस्मती से वो घर में अकेली थी। मैंने पूछा, अब क्या इरादा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, फहद ने लंदन से आने में देर कर दी। अम्मी ने मेरा रिश्ता किसी और से तय कर दिया है। मैंने कहा, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो। तुमने तो कहा था कि फहद के सिवा किसी से शादी ना करूंगी। अब वो हौसला क्या हुआ? बोली, अम्मी अब बूढ़े हो चुके हैं और अब्बू दिल के मरीज हो गए हैं। फहद ने 1 साल बाद आना था और 2 साल लगा दिए। मैं अब कोर्ट मैरिज तो नहीं कर सकती। अब्बू बीमार हैं, उनको कोई सदमा नहीं ना पहुंचाना चाहती, वो जान खो बैठेंगे। किस्सा मुख्तसर, फहद के दिल पर जो क़यामत गुजरी बता नहीं सकती। 4 साल तक जिंदगी की हर खुशी से बेगाना रहे। आखिर मेरे वास्ते देने पर, घर बसाने पर आमादा हो गए। बहरहाल मैंने उनकी शादी करवा दी। मगर किससे? ये सुनकर हैरत ही होगी कि जिससे एक बार भाई ने मजाक किया था, कुदरत ने उस लड़की से उनका निकाह लिख दिया था। शायद कुदरत को उनका मजाक अच्छा ना लगा कि उस घर से ही उनको रिश्ता मिला जिस लड़की का मजाक उड़ाने को उसे घर बुलाकर बेरुखी करके उसका दिल दुखाया था। ये सब नसीबों की बातें होती हैं। इंसान जो नहीं सोचता हो जाता है, और जो सोच रहा होता है वो नहीं होता। उसी को कुदरत की रज़ा कहते हैं, और इंसान उस मालिक की रज़ा के सामने बेबस होके रह जाता है। इस तरह फहद की नौरीन से शादी हो गई और अब वो लंदन चला गया और वापस नहीं आया। बस वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। अल्लाह ने उसको 2 बेटे भी दिए हैं। वो किसी तरह अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आया है। लेकिन शायद वो भी सायरा को तो नहीं भुला सकता, क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत थी और सायरा भी उसको कभी नहीं भुला सकेगी। वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार तो रही है, लेकिन खुश नहीं है। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अपनी ज़ाती या ना की खातिर बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना किया करें। अगर वो कोई अच्छा रिश्ता पसंद करते हैं तो ज़रूर उनकी पसंद का ख्याल करें। लेकिन अगर बेटा या बेटी गलत कदम उठा रहे हैं या लगता है कि उनका फ़ैसला गलत है, तो फिर उनको ज़रूर समझाएं। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।